नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजी का। दोस्तों, हम बायोलॉजी को स्टार्ट किए थे तो आपको याद होगा हमने बायोलॉजी को सबसे पहले 5 भागों में बांटा था। तो जिन 5 भागों में से हम पढ़ते रहे थे उनमें से हमने सबसे पहले मोनेरा पढ़ा था। मोनेरा के बाद हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा। तीसरा आज हम पढ़ने वाले फंगस। चौथा जो था इसमें से वो था एनिमल। और पांचवा ग्रुप था आपका प्लांट। दोस्तों, मोनेरा में हमने जनरली पढ़ी थी बैक्टीरिया। फिर हमने प्रोटेस्टा में कुछ पढ़ी थी जीव, आपको याद होगा, जैसे कि जिसमें हमने यूग्लिना पढ़ा, डाइटम पढ़े थे। इसके अलावा पैरामीशियम पढ़े आपने। ये सारे के सारे पढ़े थे हमने प्रोटिस्टा में। ये दोनों ही ग्रुप जो थे सर, ये एक कोषीय जीव थे। एक कोषीय। हालांकि प्रोटिस्टा में कुछ जीव आपको मल्टी सेलुलर भी मिले थे। ये एक कोषीय जीव थे दोनों के दोनों ग्रुप। अब जो आप यहाँ से पढ़ोगे वो हो जाएंगे आपके यूनिसेलुलर, यानी बहुकोषीय। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो फंगस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फंगस को। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम जो बायोलॉजी कर रहे हैं ना, आप निश्चित हो जाए इसमें से 99% बायोलॉजी नोट्स से बनेगी। 99%। जैसी हमारी बायोलॉजी कुछ चैप्टर कंप्लीट होंगे हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे, और मुझे लगता है इसके बाद कंप्लीटली आपकी एकदम परफेक्ट होगा। आपके एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी एंड अदर्स एग्जाम में दोस्तों आप विश्वास रखना कि आपकी बायोलॉजी इससे बाहर नहीं जाएगी। ये पूरा, मैं दोस्तों आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस बार मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी कराने वाला हूँ, फुल, जितना भी है। इसके बाद दोस्तों हम फिर फिजिक्स पढ़ेंगे और फिर इसी प्रकार हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। फिर हम अपनी पॉलिटी करेंगे कंप्लीट। बस दोस्तों, आप मेरा साथ एक चीज के लिए देते जाओ, जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और शेयर करें, और साथ में लाइक करें और कमेंट करें। आप दोस्तों जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हम उतना ही मोटिवेट होंगे, और उतना ही मैं ग्रो करूंगा, ये चैनल भी ग्रो करेगा, जिससे कि मैं आपको और तेजी से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। और मैं इसी तरह से कंटिन्यू आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा दोस्तों। तो ये आपकी फीस है एक तरह से। फीस क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को जितना हो सके। ओके दोस्तों, ये तो ही हमारी सारी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, वापस से आ जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना तीसरा मेन पॉइंट, जिसे आप कह रहे थे तीसरा ग्रुप फंगस। तो फंगस से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हम इसे करते हैं प्रारंभ। ओके दोस्तों, इसे हटा देते हैं एक बार। सबसे पहले फंगस। अच्छा दोस्तों, पहले एक चीज याद रखना कि फंगस एक जीव है। ये एक जीव है, जैसे आपका बैक्टीरिया वायरस थे उसी प्रकार है। फंगस की जो स्टडी होती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। फंगस की स्टडी जनरली पूछी जाती है एग्जामों में। इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। दोस्तों, अभी मैं आपको जो इतनी भी लॉजी या स्टडी पढ़ा रहा हूँ उनकी मैं एक लिस्ट दूंगा आपको बीच में अभी। तो उस लिस्ट में से भी आप करीबन करीबन ऐसे 5 नाम 50 नाम होंगे, और आप उनको याद कर लेना। उसमें से हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो अभी हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, फिर मैं आपको एक बार में लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा सारा का सारा, कि कौन सी स्टडी किससे संबंधित है। तो जैसे हमने वायरोलॉजी पढ़ी थी, वो वायरस से संबंधित थी।
बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी हमने, बैक्टीरिया से संबंधित थी। और इसी प्रकार से हम माइकोलॉजी पढ़ेंगे जो कि किससे संबंधित, अपनी फंगस से संबंधित है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। क्लोरोफिल क्या होता है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो इसके अंदर क्लोरोफिल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, हाँ, जो फंगस होती है वो रिलीज करती है क्या, एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर। ये एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर रिलीज करती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फंगस कौन सा जहर इस्तेमाल या रिलीज करता है, एफ्लाटॉक्सिन जहर। एस्परजिलस फ्लैप्स नामक कवक से रिलीज होता है। ये कवक आपसे पढ़ लेना, आप कभी कभी पूछ भी लेता है, एस्परजिलस। आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंगस से। इस फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, याद रखना, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि काइटिन की जो लेयर होती है ना वो बहुत मजबूत होती है, वो इतनी जल्दी से नहीं टूटती। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिख दी है कि काइटिन की बनी होती है, या फिर कवक सेलुलोज की, अथवा कैलोस की बनी होती है। तो इसमें से जो मेन इंपोर्टेंट है वो काइटिन है। आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है कि जो फंगस होता है इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसकी फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फंगस की जो स्टडी होती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। फंगस N2 का फिक्सेशन करते हैं ये भी आपको याद रखना है। फंगस के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो आते फंगस के टाइप। तो फंगस के 3 टाइप हैं जनरली, एक मृतोपजीवी, एक परजीवी, एक सहजीवी। जिस तरह से हमने बैक्टीरिया के 3 टाइप्स पढ़े थे उसी प्रकार से इनके भी 3 टाइप है, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मृतोपजीवी। मृतोपजीव के उदाहरण कौन कौन से, सबसे पहला है राइजोपस, मृतोपजीवी का उदाहरण राइजोपस। दूसरा उदाहरण पेनिसिलियम, और जो तीसरा उदाहरण है आपका मशरूम, और चौथा एस्परजिलस। इसमें से जो पूछा जाता है वो ये वाला बहुत पूछा जाता है, पेनिसिलियम, और दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है राइजोपस। तो फंगस, तो मृतोपजीवी फंगस के अंदर कौन कौन आता है, राइजोपस और पेनिसिलियम। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर इसके बाद आता है परजीवी। परजीवी मतलब तो पैरासिटिक, मैंने आपको बताया था परजीवी ऐसा फंगस जो आपको केवल नुकसान पहुंचाए। और मर्तोपजीवी मरी हुई चीजों पर मिलेगा। तो परजीवी कौन कौन से है, जैसे ऑस्ट्रीलेगो और पक्सीनिया, इन्हें पढ़ लेना बस आप। तीसरा है सहजीवी। सहजीवी वो होती है जो आपसे कुछ ले और बदले में आपको कुछ फायदा दे, तो वो है सहजीवी। जैसे लाइकेन है आपके, लाइकेन, याद रखना लाइकेन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है लाइकेन से। तो लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संरचना को लाइकेन कहते हैं। तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये सहजीवी तो है लेकिन किस किस के बीच में है, कवक और शैवाल। तो फंगस के लिए शैवाल और शैवाल के लिए फंगस, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सहजीवी है। तो कवक और शैवाल के बीच में इनकी सहजीवी की संरचना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लाइकेन होता क्या है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। लाइकेन जैसे आपने देखा हो दोस्तों, कोई भी पेड़ होता है तो पेड़ की जो छाल होती है उस पर हरे हरे कलर की घासी उग आती है, काई जैसी कुछ। आपने देखा होगा जहाँ बरसात होती है, जनरली बरसात में आपको देखने को मिलेगी, या जंगलों में मिलेगी जनरली, जो पेड़ होते हैं तो पेड़ों पर हरी हरी काई जम जाती है। ये जो काई होती है ना, इसी को आप लाइकेन कहते हैं, इसी का नाम है लाइकेन। इसके बारे में और डिटेल में अपन आगे देखेंगे। फंगी, यह बहुकोषीय यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपके दो थे, एक तो मोनेरा ग्रुप और एक प्रोटेस्टा। ये दोनों ग्रुप थे प्रोकैरियोटिक सेल या फिर एक कोषीय जीव, जिसे अपन कह रहे थे, यानी यूनिसेलुलर। इसके अलावा जो बाकी के 3 ग्रुप हैं, इसमें आपका फंगस है, प्लांट है और एनिमल है। ये तीनों के तीनों ग्रुप मल्टी सेलुलर है, आते हैं। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव है। ये है विषमपोषी जीव होते हैं। विषमपोषी मतलब दूसरों को चूस के अपना खाना बनाते हैं।
विषमपोषी जीव होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी भी कह दिया जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी होता है क्योंकि ये मरी हुई चीजों को मिलेंगी फंगस आपको जल्दी, या जो डेड होने पर, जैसे आपने देखा हो कोई बॉडी है, कोई जानवर है मर गया तो उसमें फंगस लगना चालू हो जाती है और धीरे धीरे वो बॉडी डिजोल्व हो जाती है। तो फंगस कहाँ मिलेंगी आपको? सामान्यतः आपको खराब चीजों पर मिलेंगी। या आपने देखा होगा, आपने जो खाना है, आपने रोटी है डब्बे में रख दी, तो आप देखते हो कुछ समय बाद वो डब्बे पर क्या हो जाती है? फंगस लग जाती है, फफूंद लग के वो रोटी खराब हो जाती है। जैसे ब्रेड में आपने देखी होगी कि ब्रेड ज्यादा पुरानी होती है तो उसमें ग्रीन 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 कलर की फंगस लग जाती है, तो ये वही फंगस फंगस है। तो इसलिए कैसी होती है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब खराब चीजों पर मिलेंगी, डेड सेलों पर मिलेगी ज्यादातर। उदाहरण है इसके लिए ईस्ट, दूसरा है पेनिसिलियम और तीसरा है मशरूम, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये रहा पेनिसिलियम, ये रहा मशरूम, ये सारे के सारे उदाहरण है। हाँ दोस्तों, तो पेनिसिलियम फंगस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी? पेनिसिलियम की खोज की थी। अच्छा, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है। याद रखना, जितनी भी फंगस होती है ना, वो सारी हानिकारक नहीं है हमारे लिए। कुछ फंगस ऐसी होती है जिनसे हम दवाई बनाते हैं। तो पेनिसिलियम एक ऐसी फंगस थी जिसे फर्स्ट एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ये क्या था दोस्तों? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो लोगों को बहुत ज्यादा घाव हो जाता है युद्ध में। तो उस समय ये पेनिसिलियम जो फंगस थी ना, इसे क्या करते सैनिक, जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई, यहाँ पर घायल हो गया, तो इस पेनिसिलियम को घिसके, यानी थोड़ा सा पेस्ट बना के इसको सीधे बॉडी पे लगा दिया जाता। जैसे आपने देखा हो, पुराने जमाने के लोग कुछ घास पत्ती को घिस के लगा देते हैं, ठीक वैसे ही पेनिसिलिन को लगा देते हैं और ये घाव इसका सही हो जाता था। तो आगे चल के इसी पेनिसिलिन से धीरे धीरे फिर दवाई बनना चालू हो गई, इसीलिए इसे फर्स्ट एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो पेनिसिलिन का बहुत बड़े स्केल पे यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यादा। यह एक साधारण फफूंद है तथा एस्परजिलस कुल का कवक है। ये पढ़ लेना, मेन इंपोर्टेंट ये है। इसके अलावा इसे रामबाण भी कहते हैं। रामबाण का मतलब ये है कि जैसे आपके घाव हो गया है, कुछ भी हो गया, आपको प्रॉब्लम है, तो एक तरह से इसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं आप, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन आती है, जैसे आपने देखा एंटीबायोटिक मेडिसिन, जैसे आपको जुकाम है तो उसमें एंटीबायोटिक दे देते, बुखार है तो भी एंटीबायोटिक, हाथ पैरों में दर्द है तो भी एंटीबायोटिक। तो इसे एंटीबायोटिक बनाई गई थी, इसीलिए इसको पेनिसिलियम को क्या कहा जाता है? रामबाण। रामबाण का मतलब हर चीज में काम आएगी आपको। तो पेनिसिलियम भी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है। इसे रामबाण एक तरह से हर दवाई की तरह से, एंटीबायोटिक की तरह से यूज किया गया था। तभी यह एक साधारण फफूंद है और एस्परजिलस कुल की सदस्य है। फंगस अपना खाना ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि फंगस अपना खाना, देखो फंगस के अंदर एक खासियत मिली है जो एनिमल के अंदर खासियत है। यानी हम जो खाना खाते हैं ना, पहले तो ये सुनो, हमने जैसे कुछ भी खाना खाया, जैसे मैंने ये ब्रेड खाया, तो ये ब्रेड तो है ना फाइनली ग्लूकोज में बदलती है। और ये ग्लूकोज जो होता है ना, जैसे हमारा जो ब्रेन है, उसे ब्रेन को ग्लूकोज ही चाहिए, तो ब्रेन का खाना क्या है? मेनली ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज यूज हो गया वो तो यूज हो जाएगा हमारी बॉडी में, और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने खा लिया है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है शरीर। स्टोर क्यों कर लेता है? जब हम कभी ग्लूकोज नहीं लेंगे तो ये जो ग्लाइकोजन है यही पिघल के हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में चला जाएगा। ये ऐसे समझ लो जैसे एक मोटरसाइकिल है, बाइक, उसके अंदर पेट्रोल डाला जाता है, तो बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चलेगी। लेकिन आपने देखा होगा उसमें एक रिजर्व लगा होता है। अब वो उसमें उसका काम क्या होता है कि जब ये पेट्रोल टंकी में खत्म हो जाए तो कुछ हद तक इसमें से ये दे देगा फिर। तो हो सकता है आपकी बाइक 1 किलोमीटर के आसपास चली जाए। तो ठीक वैसे ही बॉडी में होता है कि जितने खाने की आवश्यकता है उस ग्लूकोज में बदल दिया जाता है पहले तो पूरा खाना।
उसके बाद जितने की ग्लूकोज की आवश्यकता होती है वो तो डेली में यूज हो जाता है, और जो ग्लूकोज बचता है हमारे शरीर में जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे शरीर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है लिवर पे जाके। और ये किस में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। तो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन में। तो जैसे मान लो आज आपने सुबह खाना नहीं खाया, या 2 दिन आपने खाना नहीं खाया, तो 2 दिन बाद क्या होगा, तो जैसे ही आपको भूख लगेगी शरीर में, तो आपका शरीर क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन है इसे फिर से वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते आपकी बॉडी में काम आएगा। तो एक तरह से स्टोरेज फूड है ये ग्लाइकोजन। तो ठीक जिस तरह से मनुष्य में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है खाना, उसी प्रकार से ये फंगस में भी होता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बिल्कुल एनिमल की तरह ही काम कर रहा है ये। तो किस रूप में स्टोर करता है ये अपना खाना फंगस, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं फंगस कौन कौन सी है जो पेपर में पूछी जाती है दोस्तों। सबसे पहले मशरूम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। मशरूम, इसका वैज्ञानिक नाम, ये जो नाम है ना ये पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एग्रिकस। मशरूम ये वही है जो आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता। ये मशरूम की इसकी लोग सब्जी भी खाते हैं, जैसे सब्जी या सलाद के रूप में भी खाते हैं कई बार। तो मशरूम में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में बहुत अच्छे विटामिन भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छा फूड माना जाता है। तो मशरूम, मशरूम आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कुकुरमुत्ता। हिंदी में कहेंगे इसे कुकुरमुत्ता। ओके दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक खाने के रूप में यूज होता है। तो मशरूम से क्या क्वेश्चन बनेगा, मशरूम से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा कि मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एग्रीकस याद याद रखना है इसका। दूसरा है ईस्ट। ईस्ट मतलब इसे हिंदी में कहते हैं खमीर। आपको जनरली ईस्ट ही नाम याद रखना। इसी को कहते हैं फफूंद। जैसे आपने देखा होगा ना, ब्रेड जो होती है आपकी रखी रहती है तो उसमें हरे हरे कलर का, जैसे ब्रेड होती है ना तो उसमें हरे हरे कलर का फफूंद सा लग जाता है, वो ही है फफूंद, यही वो ही फफूंद है। इसी को आप ईस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, तो ब्रेड बनाने में इसका यूज होता है, छोले भटूरे बनाने में होता है, जलेबी बनाने में होता है। आपने देखा होगा जनरली जो छोले भटूरे वाले जो लोग होते हैं ना, वो जो आटा होते हैं ना उसे काफी देर तक लगा के रख देते हैं आटे को। और जलेबी वाले तो और महान होते हैं, वो तो रात में लगा के धर देंगे और फिर सुबह जाके जलेबी बनाएंगे उससे। उससे क्या होगा, ये जो आटा है ना इसमें बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, इसमें किण्वन हो जाएगा। ठीक है, और किण्वन होने के बाद यानी इसमें बहुत अच्छे से फफूंद लग जाएगी। और फफूंद, जितनी फफूंद लगेगी फिर उसके बाद उतना ही अच्छे से क्या बनेंगी, जलेबी, या फिर आप छोले भटूरे बनाना चाहोगे तो छोले भटूरे भी बन जाएंगे। तो ये फफूंद होती है। तो फफूंद, सारी फफूंद बेकार नहीं होती, कुछ फफूंद अच्छी भी है कुछ बेकार भी है। तो ये जो फफूंद लगती है इसी को कहते हैं ईस्ट। तो ये ब्रेड बनाने में यूज होती है, इसके कारण क्या होता है, ब्रेड बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है। दूसरा, छोले भटूरे बनाने में यूज होता है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, उसमें खाने का सोडा डालते हैं। अच्छा, ये जो ईस्ट होती है, जो फफूंद होती है, वो जो उसका जो जनन होता है वो बडिंग वाली प्रोसेस से होता है, बडिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा बडिंग क्या होता है। इसमें कौन सा होता है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक से, जैसे कोई एक चीज से बहुत सारे बच्चे बन जाएं उसके, इसको कहते हैं बडिंग। जैसे ये फटेगा तो इसमें से बहुत सारे जीव निकलेंगे, बच्चे। इसको कहा जाता है बडिंग, जो कि मैं आपको और आगे समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बडिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं मुखलन। तो ब्रेड बनाने में इसका यूज होता है, छोले भटूरे में होता है, जलेबी बनाने में होता है, ये सब ईस्ट होता है। जो फफूंद आपने देखा होगा, फंगस। ब्रेड पे जो फंगस पाई जाती है ना उसका नाम कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी फंगस है। तो ब्रेड पर जो फंगस लगती है इसका नाम है सैक्रोमाइसीज सारवेसी। सैक्रोमाइसीज सारवेसी, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, आप 2 बार पढ़ना आ जाएगा। सैक्रोमाइसीज सारवेसी, सैक्रोमाइसीज सारवेसी। इसमें से कुछ और भी फंगस है, जैसे एक और फंगस है जिसका नाम है कोको सपाई। ये कोको सफाई मिलेगी आपको, गोबर के ऊपर जो फंगस उगती है उसे बोलते हैं कोको सपाई। एक और फंगस मिलती है आपको जिसका नाम है एस्परजिलस, ये मिलेगी पनीर पर आपको। हाँ, इसको याद रखना, इसको याद रखना, बहुत अच्छा नाम है। देखो जैसे अपन कहते हैं ना कई बार, चलो आज तो ऐस करेंगे अपन, बहुत मस्त रहेंगे आज, तो बिल्कुल ऐस करेंगे, मस्ती करेंगे आज, तो चल रहे होटल में बढ़िया पनीर वनीर खाएंगे।
ठीक है, चिल्ली पनीर वगैरह ये सब। तो आप पनीर से याद रख लेना एस परजी प्लस, यानी एस करके जाएंगे तो पनीर खाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मशरूम इसका नाम पूछा जाता है एग्रिकस, ये भी एक फंगस है। ईस्ट, ईस्ट एक फंगस है। फफूंद, फफूंद एक फंगस है, जैसे ब्रेड बनाने में, जलेबी बनाने में, जितनी भी सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें बनती है उसको काम आती है फंगस। ब्रेड पे जो फंगस पाई जाती है उसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम है सैक्रोमाइसीस सारवेसी। अगला फंगस का नाम है कोको सफाई, ये गोबर पर पाई जाती है। एस्परजिलस ये पनीर पर पाई जाती है। यहाँ से एक पॉइंट और है, सभी सभी फफूंद हमेशा विषमपोषी होती है। विषमपोषी मतलब दूसरे पर निर्भर रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड में फंगस लगती है तो उस ब्रेड को खराब कर देती है, तो इसलिए विषमपोषी कहलाती है। आगे देखें, अगर आप पेनिसिलियम को देखोगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, तो पेनिसिलियम, इसे शराब बनाने के लिए जो होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो आप, बहुत आसान है इसका नाम याद रखना। जैसे देखो दोस्त, ऐसे याद रखेंगे आप, जैसे शराब पी के आदमी बहुत तिरछी नजरों से देखता है। ऐसे मतलब कोई लड़की होगी तो उसे बड़े ही तिरछी तिरछी नजरों से देखेगा, शराब पी के वो शराबी। तो तिरछी नजरों से देखेगा यानी वो एकदम अलग ही गलत तरीके से देखेगा, इसे कहेंगे अपन कहते हैं ना कि बहुत पैनी नजरों से देख रहा है। तो पैनी नजरों से देखना मतलब पेनिसिलियम, तो ये किसके लिए यूज होती है, शराब बनाने में। अच्छा, शराब के कारण एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं लट्ठा विष। लट्ठा विष क्या होता है, जैसे शराब जो बनाई जाती है ना दोस्तों, जैसे ये जमीन है तो जमीन के अंदर ये मटका जो वगैरह जिसमें ये शराब भरी जाती है उसे बनाई जाती है शराब को, ये होती है शराब बने। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो शराब बनाई जाती है ना, इसे वैसे एयर टाइट किया जाता है कि ताकि इसमें हवा प्रवेश ना करे, हवा प्रवेश ना करे, क्योंकि अगर इसमें हवा प्रवेश कर जाएगी तो ये जहरीली हो जाती है शराब। तो कई बार क्या होता है इसमें, जैसे बंद करते समय या कुछ गड़बड़ के कारण कई बार क्या होता है इसमें O2 चली जाती है, ऑक्सीजन अंदर चली है, तो और इससे क्या हो जाता है, ये जो शराब बनती है वो जहरीली शराब बन जाती है। इसी जहरीली शराब को कहा जाता है लट्ठा विष। तो आपने देखा हो कई बार, सुना होगा कि बिहार में 20 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। तो वो जहरीली सेंस इन द सेंस, जब वो देसी शराब, अच्छा ये जो प्रोसेस होती है ना जहरीली शराब, ये हमेशा देसी शराब के साथ होती है। जो लोग घरों में शराब बनाते, खेतों में बनाते, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये उसी को कहते हैं लट्ठा विष। और ये किस कारण होती है, मिथाइल एल्कोहल। ये जो जहरीली शराब होती है इसी को बोला जाता है मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि इसमें मिथाइल एल्कोहल बन जाता है। वैसे बनना चाहिए था एल्कोहल केवल सिंपल, लेकिन बन जाता है मिथाइल एल्कोहल जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है इसे। तो नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखते हैं। तो पेनिसिलियम शराब पर पाई जाती है या शराब बनाने में यूज होती है, जनरली आप ऐसे कह लो। ये जैसे क्या करते हैं शराब बनाने के लिए कि जितने फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट आपके, उनको सबको पहले सड़ाया जाता है एक मटके में भर के, और फिर उस मटके को जमीन के अंदर एयर टाइट करके बांध देते हैं या फिर रख देते हैं। तो पेनिसिलियम शराब बनाने में यूज होती है जनरली। अच्छा, ये लाइकेन मैंने आपको पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो लाइकेन, लाइकेन क्या होती है, आपको मैंने बताया था फंगस। और जैसे आप देखोगे ना ये रहा ऊपर, जैसे ये, हाँ ये लाइकेन पे अपन दोस्तों फिर से देखो। लाइकेन, मैंने आपको बताया था फंगस और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को बताता है लाइकेन। अब आ जाते हैं फंगस और, आ जाते हैं तो लाइकेन, लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। आपने देखा होगा लिटमस पेपर होता है, लैब में जब जाओगे तो उस पर कलर डालते चेक करते हैं तो वो कलर बदल जाता है, तो वही होता है लिटमस पेपर। जैसे एसिड, कौन सी चीज कितनी एसिडिक है, कितनी क्षार है, बेस है, ये चेक करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। तो लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है, ये बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, लाइकेन पेड़ की छाल पर पाए जाने वाले रंगीन धब्बे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कौन सी लाइकेन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइकेन के भी टाइप्स है। कॉर्टिकॉल्स लाइकेन, ये वृक्षों की छाल पर उगने वाली रंगीन फंगस है। यह वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। जहाँ प्रदूषण अधिक होगा वहां लाइकेन कम उगते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट की छाल पे जो हरे हरे कलर की काई ऐसी उगती है कुछ, इसी को अपन कहते हैं लाइकेन। मैंने आपको बताया था ये जनरली कहाँ मिलेगी, आपको जंगलों में मिलेगी। अब शहर में क्यों नहीं मिलती, शहर में ना मिलने का कारण है प्रदूषण।
इसका मतलब ये हुआ कि जहां प्रदूषण होगा वहां आपको ये लाइकेन नहीं दिखाई देगी, और जहां प्रदूषण कम होगा वहां ये लाइकेन मिलेगी। तो जंगलों में प्रदूषण ना के बराबर होता है, इसलिए आपको लाइकेन कहाँ मिलेगी? जंगलों में। शहरों में क्यों नहीं मिलेगी प्लांटों पे? क्योंकि शहरों में बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। आप देख रहे होंगे धुआं निकल रहा है, ध्वनि प्रदूषण है, काफी सारे प्रदूषण हो रहे हैं, जल प्रदूषण, हर तरीके से प्रदूषण हो रहा है। इसलिए शहरों में लाइकेन नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है इसे वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। यानी ये यहाँ से ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कितना वायु प्रदूषण है। अगर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा तो फिर लाइकेन नहीं उगेंगी। तो आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर होता है एक तरह से वायु प्रदूषण का ये लाइकेन। परमोलिया लाइकेन ये भी पूछ लिया जाता है, ये जाना इंपॉर्टेंट है। बट परमोलिया लाइकेन, इससे मिर्गी की दवाई बनाई जाती है। मैं बताता फफूंद से कुछ इंपोर्टेंट भी है। अब फफूंद से होने वाले कुछ प्रमुख रोग भी हैं, और भी हैं, ये फफूंद ये भी लिखी है, इनको पढ़ लेना आप। जैसे सेक्सी कॉल्स लाइकेन, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, एक खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकॉन लाइकेन है। और भी है आपको, जैसे लोबेरिया लाइकेन, एर्बोरिया, रोमेलिया तब आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। ये इंपोर्टेंट नहीं है, शुरू की दो लाइकेन इंपोर्टेंट है, एक परमोडिया लाइकेन और दूसरा था आपका कॉल्टिकॉल्स लाइकेन। अब फफूंद से होने वाले रोग, यहाँ से क्वेश्चन जाना आता है। तो फफूंद से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक ही मेरी ट्रिक है, अगर आप इसे याद रखोगे तो काफी आसान होगा आपके लिए। क्या ट्रिक है इसकी? गंजा, दामद, खा, एफरूट। एफरूट का मतलब होता है अखरूट। ठीक है, आप इसे याद रख लेना, अखरूट खाते हैं ना, वो ही एफरूट। तो गंजा, दामद, खा, एफरूट। अब गंजा दामद कैसे ट्रिक याद रखोगे? गंजा मतलब गंजापन, ये किसके कारण होता है? फफूंद के कारण रोग होने वाला है। दूसरा है दामाद मतलब दाद, दाद का मतलब दांत खाज खुजली, दाम का मतलब दमा, तो दमा और दाद दोनों ही। तो गंजापन, दाद, दमा, खुजली, खा मतलब खुजली, फ्रूट का मतलब एथलीट फुट। एथलीट फुट एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो पैर होता है, जो लोग नंगे पैर चलते हैं ना जमीन, तो आपने देखा उसकी उंगलियों में खुजली होने लगती है, खुजली होने लगती है उनके। तो वो जो बीमारी होती है ना, इसमें पैरों में खुजली होने लगती है उंगलियों में, इसी को कहते हैं एथलीट फुट। एथलीट फुट। तो गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फुट। तो त्वचा के मुलायम हिस्सों में संक्रमण, जैसे नंगे पैर हम चलने के कारण ही जनरली होता है। और गन्ने का लाल रंग, आपने देखा होगा गन्ना लाए होंगे कभी कभी आपने, तो वो बीच में से ऐसे लाल लाल निकलता है कई बार, तो ये एक रोग होता है, इसी को कहते हैं गन्ने का लाल रंग। तो ये भी किसके कारण होता है? आप देखोगे ये भी जो है ना, ये जो गंगे का, जो गन्ने का जो लाल रंग जो होता है ना, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी आपका फफूंद से। तो फफूंद से होने वाले रोग कौन से हैं? गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फूट और गन्ने का लाल रंग। बाकी और भी है जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ पीछे। आगे देखते हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगस, मतलब नुकसानदायक कौन कौन सी चीज है? खाद्य पदार्थों को सड़ाते हैं, एक तो ये फंगस क्या करती है, खाद्य पदार्थों को सड़ाती है। आपने जैसे खाना रख दिया, टिफिन में सब्जी रखती है, आप देखोगे सब्जी को सड़ा देते हैं फंगस, तो फंगस लग जाता है, खराब हो जाता है। दूसरा, कागज और कपड़े को नष्ट कर देती है फंगस। आपने देखा होगा कि जैसे कोई रजिस्टर है, अगर आप उसे 2 साल रख दोगे तो फिर वो धीरे धीरे पेपर पीला पड़ जाएगा, पीला पड़ गया वो खराब हो जाता है, फिर फट जाता है। जैसे कपड़ा भी होता है, कई बार आप नया कपड़ा लाए हो, लेकिन अगर आप उसे रख दोगे 5 साल, और 5 साल बाद आप उस कपड़े को पहनोगे तो हो सकता है वो जल्दी फट जाए आपका, क्योंकि उसे फंगस खत्म कर देती है कपड़े को अंदर अंदर। तीसरा, डिस्ट्रॉय द वुड, ये लकड़ी को भी खत्म कर देते, खराब कर देते। जैसे लकड़ी में फंगस लग जाती है और लकड़ी कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है फिर। ठीक है, रोग कारक होते फंगस के कारण रोग भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, दमा बताया था, अभी आपको दाद, खाज, खुजली, ये सारे हैं, तो ये रोगजनक भी है। अब कुछ और देख लेते हैं। फंगस से होने वाले रोग, जैसे गंदा दामद, खाया फ्रूट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके दोस्तों, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी है इसमें, देखो पौधों में होने वाले रोग और रोगजनक कवक कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ लेना बस एक बार। इसमें से ये गेहूं वाला इंपोर्टेंट है, और एक बार आलू वाला पूछ लिया जाता है पेपर में, और गन्ने का पूछ लिया जाता है, बाकी को देख लेना। तो गन्ने का
गन्ने का ब्लैक रस्ट यानी किट रोग, काला किट रोग, ये किस कारण होता है? पक्सीनिया, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। तो पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमिनी, अच्छा ग्रैमिनी इसका नाम है, गेहूं का जो नाम है ना साइंटिफिक नाम वो ग्रैमिनी है। ये ग्रैमिनी कुल से ही आता है, इसलिए इसके नाम में लगा है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। तो गेहूं का जो ब्लैक रस्ट जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? आपका गेहूं का काला किट रोग, पक्सीनिया ग्रैमिनिस। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये किसके कारण होता है? कोलेट्रोटाइकम, ठीक है, कोले ट्रोटा ट्रोटाइकम या ट्रोटाइकम, कोलेट्रोटाइकम, कोलेट्रोटाइकम, फाल्टेकम, ये बस एक एक नाम याद रख लो, बहुत काफी है। तो गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। आगे तो मूंगफली का टिक्का रोग, ये किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा, पर्सोनेटा, रेचडीकोला। कुछ भी नाम याद रख लेना इसमें से, एक कोई नाम पकड़ लेना, पेपर में आ जाएगा। अगला, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ये किसके कारण होता है? स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनी कोला। तो स्क्लेरोस्पोरा, इसको याद रख लेना। अगला है आलू का झुलसा यानी लेट ब्लाइट रोग। आपने देखा होगा आलू कई बार आप लाते होंगे तो हरा हरा निकलता है कई बार, इसी को कहते हैं आलू का झुलसा या लेट ब्लाइट रोग। ये किसके कारण होता है? फाइटोफथोरा, 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 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, एक तो गेहूं का, एक आलू का और एक गन्ने का। ओके दोस्तों, आप इन्हें याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आपको मैंने मृतोपजीवी फंगस बताई थी, मृतोपजीवी, जो मरी हुई सड़ी गली चीजों पर, मतलब वैसे तो जनरली फंगस सड़ी गली चीजों पे ही मिलेंगे। इसमें से आपको राइजोपस बताया था मैंने, मशरूम बताया था, एग्रिकस बताया था। इन तीनों की एक खासियत देखेंगे कि इन तीनों में बीजांडु प्रकार का होता है, यानी इनमें जो प्रजनन होता है वो बीजांडु प्रकार का होता है, इसी को कहते हैं हम बहुविघटन। और जबकि ईस्ट आपने देखा था ना, उसमें मुखनन मिला था, ये अंतर है थोड़ा सा। अब ये क्या होते हैं? बीजांडु क्या होता है? लैंगिक अजलैंगिक जनन प्रजनन संरचना है। मैंने लैंगिक अलैंगिक आपको पहले ही बता दिया। लैंगिक का मतलब जिसमें कोई अंग होता है स्पेशली, अलैंगिक मतलब जिसमें कोई अंग की आवश्यकता नहीं होती। यह किसी जीव या जीव की जीव जाति तथा स्वयं की फैलाने की कठिन परिस्थितियों में ज्यादा समय तक जीवित रहने की लिए बनाई जाती है। देखो ये कब आती है? जैसे कोई जीव है, अपना नया जीवन बनाना चाह रहा, मतलब अपने बच्चे पैदा करना चाह रहा, लेकिन वो मुश्किल परिस्थिति है। अब जैसे मानव है तो अपने उनका बच्चा होता है तो बहुत सारी सेफ्टी होती है, मानव तो अपने घर में रखता है बहुत सारा, तो इनके लिए तो बहुत सारी सेफ्टी है, तो इनके बच्चे बच ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। लेकिन जो जिनके बच्चे बचना बहुत मुश्किल होते हैं, यानी आपने 1000 बच्चे पैदा किए, हो सकता है कि 2 4 5 बच्चे ही बच पाए, ऐसी संभावना के लिए क्या करते हैं? अपने ऊपर बाहर एक खोल का निर्माण कर लेते हैं, जिससे कि ये खोल उनको बचाए रखेगा, ये इनको बचाए रखेगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो वो खोल में पैदा होते हैं, जिससे कि वो खोल उनकी रक्षा करता रहता है, पानी वानी में बह जाए तो वो मरते नहीं इतनी जल्दी। तो इसीलिए बीजांडू का या फिर बहु विभाजन करते हैं। तो ये डायरेक्ट नाम याद रख लेना आप, बीजांडू। अगर आपसे पूछेगा राइजोपस मशरूम या फिर एस्परजिलस में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो इसमें बीजांडू का होता है। बीजांडू मतलब बाहर से खोल टाइप का बना लेगा ये, और फिर इस खोल में बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे ये खोल फटेगा तो एक साथ सारे बच्चे निकल जाएंगे। बीजाणु निर्माण में पैतृक पादप कहीं 100 सूक्ष्म बीजाणु उत्पन्न करता है। इसका मतलब एक ऐसे बीजाणु होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे भरे होंगे खोल में, और जैसे ही वो खोल फटेगा तो फिर बहुत सारे बच्चे बिखर जाएंगे। इसमें से हो सकता है कि कुछ मर जाए और कुछ ही सर्वाइव कर पाए। तो ये इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। ये बीजांडू वाला याद रखना है, ये राइजोपस किस किस में मिलेगा बीजांडू वाला? राइजोपस, मशरूम और स्पर्जिलस। अगला, मशरूम के बारे में थोड़ा सा देख लो। मशरूम भोजन को शरीर के बाहर विघटित करता है और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, तो ये अपने शरीर के बाहर विघटित करता है मशरूम, बस पढ़ लेना एक बार। अगला है बडिंग यानी मुखलन। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था मुखलन क्या होता है। इस प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर
जनन जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव का निर्माण खुद को शरीर से अलग कर लेगा। जैसे ये क्या करेगा, जैसे ये कोई बड़ा जीव है तो इसके शरीर पर चिपक जाएगा छोटा जीव। तो जब तक चिपका रहेगा जब तक ये वृद्धि करता रहेगा, इसी के शरीर से खाता पीता रहेगा ये। और जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा तो इसको अपने शरीर से अलग कर लेगा। इसी को कहते हैं बडिंग। बड मतलब समझते हो? देखो जैसे आपने पेड़ देखा होगा एक, और पेड़ की जो एक टहनी होती है और इस टहनी में आप जहाँ पे जुड़ती है ना, इसी को कहते हैं, यहाँ पर एक छोटी मोटी सी ऐसे निकली होगी गठान जैसी, इस गठान को ही कहते हैं बड। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग। ओके दोस्तों, तो बडिंग में क्या होता है सामान्यता कि ऐसे एक जीव बड़े जीव से चिपका रहता है और चिपका रहेगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको छोड़ के अपना अलग जीवन बसा लेगा। इसको कहते हैं बडिंग। तो ये किस में मिलेगी जनरली आपको? हाइड्रा में मिलेगी। हाइड्रा में आपको पढ़ाऊंगा अभी। और दूसरा ये ईस्ट में मिलेगी, ये इंपोर्टेंट है। ईस्ट में, तो ईस्ट में कैसी है? बडिंग। बाकी सब में कैसी है? बीजांडु या बहुविघटन। ईस्ट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, यूनिसेलुलर होती है। राइजोपस के बारे में देखेंगे तो ये मल्टी सेलुलर होती है। और राइजोपस को क्या कहा जाता है? ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाना जाता है। ब्रेड माल्ट क्यों? राइजोपस एक फंगस है, ध्यान रखना आप। राइजोपस क्या है? एक फंगस। तो आपने जो ब्रेड देखी होगी तो ब्रेड पे जो हरे हरे कलर की बाद में फंगस लग जाती है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेड माल्ट। या आपने देखा होगा जो रोटी होती है, तो रोटी कई बार कहीं समय तक रखी रहती है ना, तो उसमें हरे हरे ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है। फिर सैक्रोमाइसिस सारे से क्या है? तो सैक्रोमाइसिस से क्या होता है, जब ब्रेड बनाती है ना उस समय काम आती है सैक्रोमाइसिस सार्वेसी। इसका पाउडर मिलाया जाता है सैक्रोमाइसिस सार्वेसी, जिससे ब्रेड क्या हो जाती है? बहुत सॉफ्ट बनती है। तो ये सैक्रोमाइसिस ब्रेड को बनाने में काम आती है। और ब्रेड पर जो फंगस लगती है, इस फंगस को कहा जाता है आपका कौन सा? राइजोपस। ब्रेड पर उगने वाली फंगस है राइजोपस। ब्रेड, डबर रोटी, या फिर आप जो रोटी खाते हो उस पर, तो इसलिए इसको ब्रेड माल्ट भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है फंगस ग्रुप दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हम पढ़ेंगे आपका, फंगस के बाद हमने देखा था प्लांट ग्रुप। तो दोस्तों अगला ग्रुप हम पढ़ेंगे प्लांट। आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। आप इतना कंप्लीट करें और इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे, इसमें नया टॉपिक प्लांट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है।